अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे-हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे शो में पहली बार तशरीफ़ लाए, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मोहतरम जनाब शिबली फराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने पहली बात ही गलत की है। मैं थोड़ी आपकी तस्हीह कर दूं। जी जी। ये मत कहे कि पहली बार तशरीफ लाए, ये कहे कि हमने पहली बार बुलाया है। आप यकीन माने, मैं रेगुलर हस्बे-हाल देखता हूँ और मैं जब भी देखता हूँ मैं सोचता हूँ कि मैंने पता नहीं जुनैद सलीम की साइकिल चोरी की हुई है, ये मुझे क्यों नहीं बुलाता, या मैं किसी प्रोग्राम में इसके पाँव पे पाँव रख चुका हूँ, या मुझे उकाड़े के किसी दोस्त ने इसकी बचपन की छेड़ बता दी हुई है। बचपन में आपको मखाना कहते थे ना। ऐसे मत करो, इतने चिट्टे आदमी की छेड़ मखाना ही होती है, या फिर पतासा कह लो, जो भी हो होती बिद के अंदर ही। साहब, मैं आपको एक इंतहाई संजीदा इंसान समझता हूं। नहीं, संजीदा फराज साहब थे, मैं मजाहिया वजीर हूँ। देखिए, वजीर इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान में जो भी आता है जी जी, वो मजाहिया फनकार होता है। वाह वाह वाह। इसलिए मैं उसी मजा में बढ़त कर रहा हूँ। ऐसा ना कहें, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा थी, इंतहाई संजीदा वजीर थी वो। आप कसम उठा के बताएं, आप उनकी तकरीर पे हंसते थे या सीरियस थे? नहीं, आप हंसे ना, कसम उठाएं। देखें, जितने उस खातून ने लाफ्टर इस सीट पे बैठ के लिए हुए, मेरा ख्याल है उतने मैंने अपनी टोटल वजारत में अभी तक, क्योंकि वजीर इत्तलात की ड्यूटी होती है हुकूमत की तारीफ करना। जी जी। और हुकूमत की तारीफ जिस भी दौर में की जाए वो हंसी का बाइस बनती है। बाजार में टमाटर की कीमत होती है 250 रुपए किलो जी, और वजीर इत्तलात ने टेलीविजन पे बैठ के 50 रुपए किलो साबित करनी होती है। इसलिए ये एक मजाहिया वजारत होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके ये गौरी साहब को साबित किया जाए कि ये मोनालिसा है, वैसे माफ या कीजिएगा, गोगे को साबित किया जाए कि ये जान शेर खान है, थैंक यू जी। या ये जुल्फी को साबित किया जाए कि जारा पहलवान यही है, या आपके थैले को आलम चन्ना के तौर पे पेश किया जाए। बड़ी मुश्किल है वजारत सर ये। वो बहुत मुश्किल यार, ये बाकी तीन छोड़ दें, ये मोनालिसा वाला काम देख ले कितना। ऐसे देखें शिबली साहब, आपने जुगत बनाए जुगत कर दी है। हकीकतन बताऊं, जब गौरी साहब तन्हाई में बैठ के मुस्कुराते हैं ना, हल्की सी उनकी जो मुस्कुराहट है, यकीन करें मोनालिसा पानी भरती है। जो मोनालिसा इनका पानी भरने आती है वो रिनाला खुर्द की है। वैसे माफ कीजिएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी है या मोनालिसा की है? अच्छा चले फिर मौजू की तरफ आए ना। जी हुक्म ये कीजिए। 2-4 दिन पहले जो एपीसी हुई है, आप लोग बड़े घबराए हुए नजर आए वाज़े तौर। घबराना क्यों है जुनैद साहब? एपीसी में से कोई चीता निकल आया है? या ये एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं, ऑल पर्सन्स कोरोना है। सर वैसे आपका लहजा बड़ा अच्छा, आप बड़े धीमे बोलते हैं। आपकी जगह पहले आपा थी ना वो तो ऐसे बोलती थी जैसे हुकूमत को वक्त पड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। आप भी जब टेलीविजन की स्क्रीन पे नजर आते हैं तो सर पहले मुझे मोनालिसा कह दी आपने। वो जुगत मोनालिसा ने सुनी नहीं थी। नहीं सर, मोनालिसा जो मुस्कुरा रही है वो इसी जुगत पे मुस्कुरा रही है। जुनैद साहब, मैं ये नोट कर रहा हूँ कि एपीसी के शुरका की तरह आप लोग भी आपस में फटे हुए हैं। अच्छा, एपीसी के शुरका में भी आपस में अनबन थी? जी हाँ, जब ये एक दूसरे को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देने के लिए फोन करते रहे हैं तो अब्बा जी का वो शेर सुनाते रहे हैं। अच्छा, कौन सा? वो रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। ब्रावो। इसका मतलब है तुम्हें भी मौसीकी का कुछ पता नहीं। आप उसे छोड़े, अगला शेर सुनाए प्लीज। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ विनेड़े आ जालमा वे। क्या
हो गया आपको शिबली साहब? जुनैद साहब, आप यकीन कीजिए कि ये बड़े जालिम लोग थे जो एक दूसरे को एपीसी में बुलाते रहे। देखे इन्होंने जैसी लूट मार की हुई है, अब ये अपनी करप्शन पे पर्दा डालने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मगर ना हुकूमत डरेगी ना हम लोग डरेंगे। जुनैद साहब, हमारी हुकूमत बार बार ये कह चुकी है, ये जितना मर्जी शोर मचा ले, इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। शिबली साहब, हर हुकूमत शुरू में यही कहती है, लेकिन बिल आकर दे भी देती है। जुनैद साहब, अब वो दौर नहीं रहा। आप देखें, मेरा ताल्लुक कोहाट से है जी, और कोहाट का अमरूद बहुत मशहूर है। पहले अमरूद में से कीड़ा निकल आता था जी। अब वो दौर नहीं रहा, अमरूद में से कीड़ा नहीं निकलता। जिस तरह अब अमरूद में से कीड़ा नहीं निकलता, इसी तरह इस बहस मुबाहिसे से और एपीसी में से एनआरओ नहीं निकलेगा। वैसे सर माफी के साथ, ये आपने क्या मिसाल दी अमरूद की? अमरूद की मिसाल तुझे अच्छी नहीं लगी जी। वैसे हर कुलों पे पहुंच के अमरूद खाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। जुनैद साहब, हर फौतगी पे, हर खत्म पे पहुंचता है। उधर मरहूम की शख्सियत में से कीड़े निकालता है, उधर उनके अमरूदों में से कीड़े निकालता है। और जुनैद साहब, ये ऐसा लालची आदमी है, किसी के कुलों पे भी जाए तो उनके अमरूद खाने के लिए घर से काला नमक लेके जाते। एक जगह तो उन्होंने अमरूद नहीं मंगाए हुए थे, आम मंगाए हुए थे, तो उनसे लड़ने लग गया। मैं अब काला नमक कहाँ डालूं? शिबली साहब, यहाँ आप एपीसी को बहुत इजी ले रहे हैं। हमने तो सुना है कि काबीना के इजलास में डिस्कस हुई है। नहीं नहीं, एपीसी तो बिल्कुल नहीं डिस्कस हुई। असल में वो जो खबर किसी ने दी है कि एपीसी डिस्कस हुई है, वो एपीसी नहीं डिस्कस हुई। जिक्र तक नहीं हुआ? नहीं, एपीसी का जिक्र बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, जो मीडिया को शक पड़ा है कि एपीसी का जिक्र हुआ है, वो ये था कि एक कागज पे दस्तखत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बाल पॉइंट मांगी, तो वो मिल नहीं रही थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अभी तो यहीं पड़ी हुई थी। तो वो असद उमर साहब ने देखा कि वो नीचे गिरी हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने बाल पॉइंट पकड़ के तो प्राइम मिनिस्टर से कहा कि एपीसी एपीसी नहीं, एपीसी नहीं, वो एपीसी का है। वैसे एपीसी के बाद आप लोगों ने भी कहा है एपीसी। नहीं, ये तो वो खुद कहते रहे हैं एपीसी। देखें जुनैद, मैं आपको यहाँ पे बड़ा क्लियर बता रहा हूँ जी कि हुकूमत को अल्लाह के फजल से कोई खतरा नहीं है। हम इस तरह की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को खुद वेलकम करने वाले लोग हैं। जी। आप देखें, हमने मियां नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से बीमारी का सर्टिफिकेट लेके बाहर इलाज के लिए गए थे, वहां से वो 1 घंटा ऑनलाइन तकरीर करते रहे। जी जी। और देखें कितने सेहतमंद माशाल्लाह लग रहे थे। पूरी तकरीर उन्होंने की है, कहीं एक बात के ऊपर भी उन्होंने कंगूरा भी नहीं मारा। हालांकि कश्मीरी जितने दाल चावल खाते हैं, उनका हर बात के बाद खंगूरा निकल जाता है। माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद लाल सुर्ख लग रहे थे, बल्कि जापानी फल लग रहे थे। मैं खुद पठान हूं, मैं इतना सुर्ख नहीं हूं जितना वो सुर्ख थे। मैं तो बल्कि ये हैरान हो रहा था कि इंग्लैंड में जाके ये पठान हो गए। तो बात हो रही थी एपीसी की। जुनैद साहब, मैं आपको ये बिल्कुल बरमला ये कहता हूं और पहले भी कह चुका हूं कि एपीसी से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है और ना ही डरती है हुकूमत। ये जितनी मर्जी एपीसी कर लें, हमें कोई परवाह नहीं है उसकी। अच्छा सर, एपीसी को छोड़ें, ये बताएं, आपने तो कहा था मुल्क बदल के रख देंगे, लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई है। अब तो खैर नई टेक्नोलॉजी आ गई है। हमारे बचपन में बिजली का फ्यूज उड़ जाया करता था और फिर एक फ्यूज की तार होती थी जिसे मरोड़ी दे के फ्यूज लगाते थे। ये आपने टांग पे टांग रखी हुई है, तो मुझे वो फ्यूज वाली तार की मरोड़ी याद आ गई। सर मैं बिजली का पूछ रहा हूँ। और मैं मरोड़ी का बता रहा हूँ। ये बिजली के बोर्ड पे ही वो मरोड़ी देनी पड़ती थी। शिबली साहब, आपको मुझे देख के फ्यूज वाली तार ही याद आनी थी। नहीं, आपको देख के मुझे अब्बा जी का एक शेर भी याद आया है। वो क्या? अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। शिबली साहब, इसमें मैं कहा हूँ? ये किताबों में से मैंने और क्या निकाला है? सूखे फूल। फूल तो कहा है ना, बेशक सूखा हुआ कहा है। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने फूल नहीं कहा। फूल की वो डंडी का वही बचती है जब फूल सूख जाता है। तो जुनैद साहब, ये जितना मर्जी एपीसी का ये ड्रामा रचा लें,
एहतसाब होगा, क्योंकि इमरान खान एहतसाब का नारा लगा के आए हुए हैं। शिबली साहब, पिछली सारी हुकूमतें जो गुजरी हैं वो भी इत्तेसाब का नारा लगा कर आई थी, इत्तेसाब हुआ तो नहीं। तो हम कब कर रहे हैं? यार आप शिबली साहब को बुलाया करो। शिबली साहब जैसे कहने लगे आधा किलो मच्छी तोलते हैं। जुनैद साहब, उसने तो पता नहीं कहना था कि नहीं, आपने ये शुद्धनी छोड़ दी है। मैं क्यों शुद्धनी छोड़ूंगा सर? आप फराज साहब के बेटे हैं और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। उनके फैन है ना, मेरे तो नहीं है। अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका ये सिर्फ तारुफ नहीं है कि ये अहमद फराज साहब के बेटे हैं, ये बैरिस्टर मसूद कौसर साहब के भतीजे भी हैं, जो गवर्नर केपी थे और पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर लीडर थे। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह के फजल से हमारी फैमिली में और बहुत से नामवर लोग हुए। अच्छा, ये जो शनवारी कढ़ाई है ये मेरे कजन की इजाद है। तो फिर ले ही थे थोड़ी सी। शिबली साहब ये जो कह रहे हैं ना थोड़ी सी, इसकी थोड़ी सी 15 किलो बनती है। 15 किलो की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आधा किलो ले आऊंगा बीच में नीला थोथा डाल के। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 2007 से लेकर आज तक बैंकिंग के जो सार्फिन है, बैंक सारफ जो हाँ है, जी। उनके साथ गोगा जी 80 अरब रुपए तक का फ्रॉड हो चुका है। 80 अरब। नहीं, बंदा बैठा होता है, उसको पता चलता है कि उसके अकाउंट में से पैसे निकल गए। भाईजान, पिछले दिनों स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनायत हुसैन साहब, उनसे बात हो रही थी तो मैं बिल्कुल हैरतज़दा रह गया ये सुन के कि इस रवा साल में अब तक बैंकिंग के जो हमारे बैंक सार्फिन हैं उनके साथ 14 अरब रुपए का फ्रॉड हो चुका है। 14 अरब रुपए का। अभी ये साल मुकम्मल नहीं हुआ। नहीं तो हर बैंक के बाद जो एक बंदा बंदूक पकड़ के बैठा होता है वो उधर से बंदूक ठीक कराने आया होता है। अच्छा जी, मैं डिजिटल बैंकिंग की बात कर रहा हूँ। ये जो ऑनलाइन बैंकिंग का क्रेज है ना, हाँ जी। मैं इसकी बात कर रहा Oh हूँ। my और उसमें God। से 14 अरब रुपयों में से 2 अरब रुपए का फ्रॉड जो है वो ये मोबाइल अकाउंट्स जो है ना, ये इनके जो जरिए। मोबाइल के जरिए बैंकिंग हो रही होती है। अच्छा, मोबाइल के जरिए बैंकिंग अब जाहिर है एक जरूरत भी बन चुकी है और ये जरूरत बढ़ती चली जा रही है। हाँ जी। लेकिन बजाय इसके कि दीगर मुल्कों की तरह हम इस पे कंसंट्रेट करें कि इसके जरिए जो फ्रॉड हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं फ्रॉड, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा जी, जी। कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन बैंकिंग में फ्रॉड सामने हो आते रहा है। हैं। लेकिन उस फ्रॉड को जो इदारे हैं वो बहुत सीरियसली लेते हैं और उसको दबाने की कोशिश करते हैं, दबाने से उसको कम करने की कोशिश करते हाँ हैं। जी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ ये फ्रॉड जो है ये मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है। हमारे यहाँ किसी भी जुर्म को दबाने की कोशिश करना बड़ा अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, नामुमकिन सा काम हो गया। यानी 2007 में पाकिस्तान में पहला ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड सामने आया था। उस वक्त ये FIA का जो साइबर क्राइम विंग है ये अलग भी नहीं हुआ था। वैसे उसने अलग होकर भी क्या कर लिया, लेकिन चलो उस वक्त कोई साइबर क्राइम विंग था भी नहीं। तो 2007 से लेकर आज तक बैंकिंग के जो सार्फिन है, बैंक सारफ जो हाँ है, जी। उनके साथ गोगा जी 80 अरब रुपए तक का फ्रॉड हो चुका है। 80 अरब। नहीं, बंदा बैठा होता है, उसको पता चलता है कि उसके अकाउंट में से पैसे निकल पैसे गए। गायब हो गए। नहीं तो तुम ये जो बात कर रहे हो ना अरबों रुपए के फ्रॉड की और FIA साइबर क्राइम हाँ की, जी। तुम बैंक को छोड़ दो ना, तुम FIA की सालाना रिपोर्ट ले लोगे भाई जी साल च तनखावां कितनियां दित्तियां जी ते काम कितना कीता कितना किए। तो तुम्हें वही मिलेगा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12। और इतना ज्यादा फ्रॉड जो है ये अपना ATM मशीनों के ऊपर खड़े होके हो। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग भी ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं हाँ उनको जी। डेली ये मैसेज आता है, बैंक की तरफ से आता है कि हम आपको आपके नंबर पर किसी भी दूसरे नंबर से कांटेक्ट नहीं करते, नहीं करेंगे। इसलिए खुदा के लिए आप अपना जो भी है, पिन है, पासवर्ड है या अपने जो अकाउंट की डिटेल्स है, है हाँ वो जी। शेयर किसी के साथ ना करें। बिल्कुल। लेकिन वो मना करते रहते हैं, हम शेयर करते रहते हैं। हाँ। हम फिर बाज नहीं आते। हर दूसरे चौथे दिन किसी ना किसी से सुनते हैं कि जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अब देखें प्रॉब्लम कहां पैदा होती है, कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी में झोल है कि जो बंदा फ्रॉड करता है उसके पास UAN नंबर कैसे आ गया, उसके पास UN नंबर कैसे आ गया। जब UN नंबर से कॉल आती है वैसे ही अलर्ट हो जाते हो कि यार ये कोई सीरियस बात होगी, ये किसी फ्रॉडिये के पास तो नहीं होगा। UN नंबर से कॉल आती है,
वो बहाने बहाने से खातून आपसे पूछती है, आधे लोग तो खातून की आवाज के शहर में मुब्तला होकर अपना सारा कुछ बता बैठते हैं। मेरी को खातून बोल रही है। अच्छा, और फिर वो आपसे आहिस्ता आहिस्ता पूछते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम सिस्टम अपग्रेड कर रहे हाँ हैं, जी। तो आप समझते हैं कि यार वाकई ये तो मेरा पासवर्ड नहीं, लेकिन 5-10 मिनट के बाद तो आप ये कर ले, मैं दोबारा आपको कॉल करती हूँ। बिल्कुल हाँ आप यही समझते हैं कि बैंक से कॉल है। ये तासुर देने में जब वो कामयाब हो जाते हैं फ्रॉडिये, तो फिर आप अपना सारा कुछ, सारी डिटेल्स बता देते हैं। पता आपको उस वक्त चलता है जब आप 1-2 लाख रुपए से महरूम हो चुके होते हैं। तो भाई जी ये तो जितनी आप सहूलतें लेंगे उतना वक्त भी बढ़ता जाएगा। हाँ जी। मैंने तो आज तक इसीलिए कभी कोई ये ई बैंकिंग ये वो की नहीं, सिरे तुम्हारी परजाई से नकद 100 लेता हूँ और निकल अब इकट्ठी रकम 15 दिन बाद पेट्रोल डलवाने के लिए 1000 रुपये बस। ऐसा बदकिस्मत बनता है, कमाता है, बेगम को देता है, जितने लेता है हर बार डांट खाता है, बेइज्जती करवाता है। यार ज्यादा बात हो गई। खुदा के लिए हाँ, उच्छा चढ़ के वेख्या घर घर लगी कहने लगा कि जो तुम कमाते हो तू केड़ा मसीते दे यार, परजाई मेरी नहीं देना उन्हें प्रया करो। जाओ अजीजिया, तू तो मेरी नाकी कटाती। नहीं मैं आहिस्ता आहिस्ता मेहनत कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारी गर्दन भी कटवा देनी। नक ते दी हुण कट्टी गई है, एक बारी नस कट्टी गई सी। पहले नस कटवा लो, गर्दन कटवा लो, टांगे ना कटवाना नहीं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाओगे। यार मैं आप लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ कि खुदा के लिए आप सब लोग माशाल्लाह साहिब सरवत हैं, करोड़ों काजी डॉलर। साहब बड़ी सिर्फ मेहरबानी। एक अकलमंद आदमी दी गल सुनने की बजाय ओदे पीस करन लग गया। मेरी बात सुने, मैं आप लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ, एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह आप सारे लोगों को भी भारी बैंक अकाउंट्स है, मैं सिर्फ आप क्या लोगों- जी भारी रकम। तंज कर रहा है तंज, अच्छा जी। नहीं नहीं चेज़ा ले रहा है। serious कह रहा हूँ। हम गरीबों का चेजा ले रहा है। अल्लाह तो देख रहा है। मैं सीरियस बता रहा हूँ। देखिए अब हो क्या रहा है, अब जो नया ये जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में चिप आ गई है, उसमें ना पहले तो सिर्फ आप दे देते थे, सिर्फ देते, साइन हाँ कर जी। देते थे। अब वो आपको देते हैं, मशीन देते हैं कि जी आप अपना जो पिन कोड है वो पिन खुद कोड है, मिलाएं। खुद बताएं। यार मैं ये समझता हूँ कि जब से ये चिप आई है आपके कार्ड ज्यादा गैर महफूज हो गए। देखिए आपका जब उसने आपका कार्ड यूज करना है, जी। कैशियर ने उसने कार्ड आपकी तस्वीर ले ली, नंबर नोट कर लिया, अब आप उसके पीछे पीछे तो नहीं जा रहे जब वो आपका कार्ड जो है वो स्वाइप कर रहा है। उसके बाद उसने कहा कि जी ये अपना पिन कोड, अब पिन कोड आप जितना मर्जी उससे छुपाएं, आप छुपा पाएंगे ही नहीं, वो आपके ऊपर तो चढ़ा होता है। कहां कहां कैमरा लगा हुआ है, कैसे कैसे आप अपना पिन कोड किस तरह छुपा पाए। उससे पकड़ के इस तरह करके जितना मर्जी भाई, जितना मर्जी कर ले, चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं। हाँ जी। आपका पिन कोड जो है जब आप दबा रहे होते हैं, प्रेस कर रहे होते हैं, आसानी के साथ डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद वही बंदा जो है, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन फ्रॉडिये हर जगह मौजूद होते हैं। वो बंदा जो है आप उसके पास आपका जो कार्ड नंबर भी आ गया, डिटेल्स भी आ गई और आपका पिन कोड भी आ गया, बाकी क्या रह गया? हाँ वो जी। कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं जी जहां पे आप इस्तेमाल करेंगे वो आपसे पहले आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज करके पूछते हैं। मेरी जाती राय भी है और मेरा जाती मुशाहिदा भी ये है कि 50% के जो लगभग है ना आपके मर्चेंडाइजर जो है वो नहीं पूछते। वो यानी आप सिर्फ पिन कोड देते हैं, वो आपकी जो ट्रांसफर जो है, ट्रांजैक्शन जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर वैसे इसका इलाज है मेरे पास एक, अपनी जेब में ना बंदा थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें रखे। अच्छा। और वो जो बंदा कहता ना कि अपना पिन कोड डायल कर दे, पहले उसकी आंखों में डालो। मिर्चें डाल दो। हाँ जी। वाह वाह वाह। हाँ हाँ वो चीका मारन लग जाए, तुसी अपना पिन डायल कर दे। यार मेरा ख्याल है इसकी 2-3 एहतियातें बहुत अच्छी हैं। जी। एक तो ये कि आप अपनी जो अकाउंट की मालूमात हैं, बैंकिंग की मालूमात, जी जी। वो कभी भी टेलीफोन के ऊपर किसी से भी शेयर ना करें, भावे होगो कसमा चुके मैं बैंक दा पाई। बिल्कुल नहीं, जब आपने बैंक जाएं वहां जाके कर लें। हाँ जी, शेयर करें। और दूसरा मेरा ख्याल है कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है ना आपकी बैंकिंग जो है वो पैसे की,
वो आप काट के ये ना करें। ना ऑफ रखें, अगर आपके पास फैसिलिटी है तो उसको ऑफ रखें। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है स्टेट बैंक बार बार बताता है कि आप अपना जो पासवर्ड है ना, हाँ जी, पिन कोड है, पिन कोड, हाँ। इसको महीने 2 महीने के बाद चेंज करते रहा करें। इसको एक ही को ना रखें, चेंज करते रहा चेंज करें। करते रहे। चलो, यानी महीना ला के पहले बंदा तुम्हारी परजाई को याद कराए पिन कोड, जब उसे याद हो जाए तो फिर बदल ले। कितना ये फ्लैग्रेंटली झूठ बोलता है। भाभी ने पासवर्ड बनाया हुआ है, ये मिन्नतें कर करके मर गए, भाभी इसको पासवर्ड नहीं बताती। यार गलती कोई है ना, हम यक जान दो कालम। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इतनी मक्खी, इतनी, और हर साइज की मक्खी। मैंने ये देखा कि चिकन की दुकान के ऊपर मक्खियों की बाकायदा एपीसी होती है। और भाई साहब, जो गोश्त मैंने काट के रखा होता है उस पर मलमल का कपड़ा बिछाया होता है। नाजरीन, आपके गली मोहल्ले, कॉलोनी या इलाके में आपको कोई और मिले ना मिले, चिकन फरोश जरूर मिलता है। जो आप उनके नित नए फ्रॉड के तरीकों से आगाह होते हैं, वो नए तरीके इजाद करते रहते हैं। आज हस्बे हाल के कटहरे में खड़ा है एक चिकन फरोश। सर जी, यकीन करें, मैंने कभी फ्रॉड नहीं किया और नाप तोल में मैंने कभी कोताही नहीं की। अभी सर, तो मैंने तुम्हारा कोई फ्रॉड बताया ही नहीं। नहीं सर, आपने फ्रॉड के हिसाब से मुझे कटहरे में जो फ्रॉड सुन तो लो उसने ना। सबसे पहले वो फ्रॉड क्लियर किया है जो वो करता है, और वो आम है। नहीं सर, वेट का तो वाकई हर दुकान में, या हाँ सिर्फ जी। चिकन की दुकान पे ही नहीं, हाँ। आप दूसरी दुकानों में ये सब्जी वाले भी जो है, अल्लाह हमें माफ कर दे, ये हमारे यहाँ हमारे मुआशरे के अंदर ये जो नहूसत सी पाई जाती है, नाशुक्री की, नाशुक्री, हाँ जी। उनकी वजूहात यही है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान जंग हो रही है, ये भी हम चिकन फरोशों की वजह से हो रही है। ओए, चिकन फरोश, मेरी बात सुनो, तालिबान अमेरिका के दरमियान जो जंग हो रही है वो तुम्हारी वजह से नहीं हो रही, लेकिन जो घरों में जंग होती है ना, उसमें तुम्हारा बड़ा हाथ होता है, और उसमें बुनियादी वजह यही है कम नाप तोल। हाँ जी। सर जी, दुकान का नाम रखा हुआ है माशाल्लाह चिकन शॉप, और तकबीर इसको आती नहीं। नहीं जनाब, लोग ऐसे कैसे हो सकता है कि चिकन की दुकान खोली और तकबीर ना आती हो जनाब? मैंने तो सुना तुम एक चिकन ज़िबा करने लगे थे, उसने अपने दाएं पंजे से तुम्हें पकड़ लिया था। मैं भी पहले वाला देखा, सारे ये गिरवाना पड़ा था कुकुर ने। और इसने कुकड़ को आगे से मारा नहीं है, उसको बड़े आराम से कहता है उन बड़े भरा नाल बदतमीजी करेंगे। सर जी, इनका तरीका वारदात ये है कि वजन पूरा करने के लिए ताजे गोश्त के साथ बासी गोश्त को मिक्स कर देते हैं। एग्जैक्टली। और भाई साहब, बासी गोश्त मेरी दुकान पे नहीं होता, मैं तो माल ही उतना मंगाता हूँ जितना बिक जाए। मैं फजूल गुफ्तगू ना कर, मरी हुई मुर्गियां भी इनके आगे भेज जाते हैं जी फार्म वाले। ठंडी मुर्गी जिसको कहते हैं। हाँ, और ये उसका गोश्त गोश्त बना के रखा होता है इन्होंने। हाय। ये सही कह रहा है गोगा, ये ताजी मुर्गी हलाल को कह देना जी 1.5 किलो चाहिए। हाँ जी। मुर्गा निकला है 1.25 किलो का, हाँ। साथ 1 पाव वो ठंडी मुर्गी का पीस डाल के तो 1.5 किलो पूरा कर दिया। तो भी सजा भी तो पाता है ना। एक दफा इसने 3-4 मुर्गियां ज़िबा करके ड्रम में फेंकी हैं, चौथी डालने लगा तो पहली तीनों ने इसको अंदर खींच लिया ड्रम। ये ऐसा अनाड़ी कारीगर इन्होंने रखा होता है हाँ जी। कि आप मुर्गी का गोश्त तुमसे बनवा के घर ले जाएं, हाँ। आपको खाते हुए चिपरे आएंगी खाते हुए मुंह में, हाय। और बिल्कुल ना उनको साफ करना आता है मुर्गा, ना उनको पीस बनाने आते हैं। हाँ जी। बस चूंकि उनको पैसे ही नहीं देने, अपनी तरफ से उनको शागिर्द बना के काम सिखा रहे होते सिखा रहे होते हैं, हाँ। और काम किस पे सिखा रहे होते हैं? जो गोश्त लोगों ने घर लेके जाए। और भाई साहब, मैं शागिर्द शुगुर्द नहीं रखता, मेरा छोटा भाई मेरे साथ होता है, वो ये काम जानता है। तो जो रक्षा चलाता था पहले, हाय। रक्षा उसका चोरी हो गया, अब वो इसके मुर्गे चलाता है। सर जी, ये इतना छोटा है तो इसका छोटा भाई कितना छोटा होगा? ये चारों भाई को जितने ही हैं, कोई आवाज मारे ना छोटे तो चारों ही दौड़ पड़ते। अरे मेरी बात सुनो, देखो ये चोंच और पोटा जो है ये तो सरकारी रेट में भी साथ तोला जाता है, इजाजत है तुम्हें, लेकिन तुम साथ उसकी आंतें, आलाइशें वो भी साथ तोल हाय, देते हो, हाय। वो भी उतारने के लिए तैयार नहीं होता वजन पूरा करने के लिए। और भाई साहब, जो मुर्गी के साथ होगा वही सब कुछ देंगे ना। ओ भाई, जिंदा मुर्गी का रेट और होता है, गोश्त का रेट और होता है यार। ठीक है, आज मैं तुम्हारी दुकान पे आऊंगा मुर्गी लेने, जी। मुझे मुर्गी के साथ पिंजरा ना तुमने दिया, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। वो मुर्गी के साथ ही होता है नहीं। सर जी, अगर किसी ने गोश्त लेना हो 1.5 किलो,
तो जानबूझकर ये बड़ा दाना डाल देते हैं और गाहक को कहते हैं ये 2.5 किलो हो गया बाजी कर दीजिए। अच्छा बंदा पूछे बाजी ने और को सुर्खी पाउडर लेने भाई साहब जब 1.5 किलो चिकन दे जिन्ना ओदा खामद खा लेंगे, बाकी किलो पका के तेरी दावत करे। कमाल बात कर रहे हैं जनाब आप। अगर वो 2.5 किलो में से 1.5 किलो मैं उस औरत को दे दूं और किलो अपने पास रख लूं, फिर लोग कहते हैं जनाब ये बासी बेच रहा है। और वो जो गोश्त को पानी लगा लगा के वजन बढ़ाते हो वो जायज है? इतना पानी फेंकते हैं गोश्त पे, वो लगता है कुकर नु गर्मी लगन रही। जुल्फी मेरी बात सुनो जी। ये अगर पानी लगाने से वजन बढ़ जाता तो तुम खुद ट्राई क्यों नहीं करते? नहीं तो तुम कभी इसको जब नहाए तो गिला गिला ला के इधर बैठाओ। हाँ अगर ना तुम्हें व्यूअर्स SMS करेंगे भाई जी जुल्फी किधर क्या है। बड़ा भाई साहब टनों के हिसाब से पानी लग रहा है और ग्राम 2 ग्राम लग जाता तो क्या फर्क पड़ता है। आप साथ ये भी कह दो कि मुर्गा भी तो पानी पी के जवान होता है। वो मेरी बात आपने कह दी है। बेशरम इंसान हो यार तुम। सर अगर इनका तराजू ठीक हो भी ना तो इनका तोला हुआ गोश्त अगर घर लेकर जाएं तो लाजमन 200 या 100 ग्राम कम ही निकलेगा। नहीं तो इनका तराजू अगर ठीक हो भी तो फिर अपना घर वाला तराजू चेक करा लो। और बीबी बहन आप खुद ही तो कहते हैं कि गोश्त को अच्छी तरीके से साफ करके दें, तो यकीनन 100-200 ग्राम फिर कम तो होगा। अच्छा सबसे बड़ा जो एतराज है और वो मेरा ख्याल है महकमा हेल्थ वालों को भी चाहिए जी। कि इस तरफ तवज्जो दें, खासतौर पे जो इस तरह की दुकानें हैं ना जहाँ पे मक्खियों का बकायदा मेला लगा होता है। हाँ। वहां पे कुछ थोड़ा सा कोई ऐसे कानून बनाए। इतनी गंदगी होती है ये चिकन की दुकानों पे हाँ कि जी। अल्लाह माफ करे, वहां पे खड़े हो के आप ये अगर गोश्त लेने के लिए 15 मिनट खड़ो जाए ना जी तो आपको बाकायदा वॉमिट शुरू हो हाँ जाए, जी। आपका दिल चढ़ जाए कि यार ये लेके ये जाके खाने। इतनी मक्खी, इतनी, और हर साइज की मक्खी। मैंने ये देखा कि चिकन की दुकान के ऊपर मक्खियों की बाकायदा APC होती है। और भाई साहब जो गोश्त मैंने काट के रखा होता है उस पर मलमल का कपड़ा बिछाया होता है। अच्छा जितना मर्जी ये एहतियात कर ले, 50% जो इनके दुकानदार है ना जी चिकन वाले, हाँ जी। अल्लाह माफी दे दे, उनकी दुकान ही ऐसी जगह पे होती है कि वहां पे इर्द गिर्द से ये बेशक उधर एक मक्खी के लिए एक सिपाही भी खड़ा कर देगा तो मक्खी आने से नहीं रुकेगी। मक्खी तो इतनी होती है इनकी दुकान पे कि सारी मार्केट तंग पड़ी होती है। जुल्फी जब तुम उर्दू बोलते हैं ना तो मैं कंफर्टेबल नहीं फील करता। अच्छा एक बहुत बड़ा एतराज जो बिल्कुल जेन्युइन एतराज है वो ये है कि ये मिसलीडिंग किस्म के रेट लिस्ट लगाते हैं। हाँ वहां पे जी। जो स्लेट पे लिख के लगाते हैं ना, आम तौर पे आप देखोगे कि वो गलत होगा, मिसलीडिंग होगा, और अगर हुकूमत सख्ती करती है तो ये छुपा के लगाते हैं। हाँ जी, बल्कि इनको पता भी चल जाता है ना क्योंकि चेक करने ये आ रहे हैं, हाँ जी। बटन उत्ते टाकी फेर के सही रेट लिख देते हैं। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान का जो पोठोहार रीजन है ना, इधर हाँ तो जी। कुत्तों की लड़ाई बहुत ज्यादा होती है और आप हैरान होंगे सुन के कि इनकी लड़ाई के अंदर जो जीतने वाले की बोली है हाँ जी। वो 10 से 15 लाख रुपए तक जाती है। अच्छा जी, आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा जानवर लड़ा रहे होते हैं लोग, कुकड़ शुकड़ लड़ा रहे होते हैं, हाँ जी। कुत्ते लड़ा रहे होते हैं। इस हवाले से आज मैं आपको चंद दिलचस्प बातें बतानी चाह रहा हूँ। अच्छा। है तो ये सीधा सीधा जुल्म ही है। मैं बस इंसान है ना, इंसान ने अपना वो क्या कहते हैं दिल लगी के लिए बहुत सा ऐसा काम इकट्ठा कर रखा है जी। जिससे मेरा ख्याल है अल्लाह ताला भी नाराज होता है। मेरा तो ये ख्याल है कि जानवर जो है ना जी वो लड़ाते हुए मुझे तो बड़ा जुल्म लग रहा होता है कि एक दूसरे को इस तरह वो मार ही रहे देते होते हैं। हैं। अच्छा, ये जानवरों के दरमियान लड़ाई है ना जी, ये रोमन के दौर से शुरू हुई। रोमन दौर से, अच्छा। हाँ जी, रोमन एम्पायर। वो लोग जो है ना जी वो सर्कसों में रीछ और कुत्ते की लड़ाई कराते थे। अच्छा। हाँ जी, और अब तो खैर बहुत सारे जानवर लड़ पड़ते हैं। बंदे लड़ पैंदे ने, जानवर ते जानवर ने। रीछ और कुत्ते की लड़ाई होती थी, फिर रीछ ने मैट्रिक कर लिया, पढ़ लिख गया, उसने लड़ाई छोड़ दी, फिर ये कुत्ते लड़ते रहे। गोगा जी सुन रहे हो तो अनुजुगता हो रही ने। इसी सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि जनूबी पंजाब के शहर लिया में जी, जी। ऊंटों की लड़ाई कराई जाती है जिसे गैर कानूनी करार दिया जाता है बाकायदा। अच्छा। और नहीं करानी चाहिए, उसके लिए परमिशन वगैरह लेने के लिए भी दरखास्त दे देते हैं
वहां पे हर साल मेला होता है, उसमें ये लड़ाई कराई जाती है अभी भी। और वो जो साहिब इक़्तिदार होते हैं या वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो दरखास्त लेके तो परे कर छोड़ती है, इजाजत देती भी नहीं और नाम ही नहीं करती। वो भी जाके कराकरू लेते हैं, क्योंकि इस ऊंटों की लड़ाई को बड़ी सियासी हैसियत हासिल है। वोट बैंक अपना तगड़ा करने के लिए बड़े बड़े सियासतदान उन इलाकों के इसमें हिस्सा लेते हैं, बल्कि मेहमान खसूसी के तौर पे वहां जाते हैं। और जुल्म ये है कि ये ऊंट इतना पैड़ा लड़ते हैं, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, के एक दूसरे की गर्दन पे काट काट के दांतों के साथ जख्म बना देते हैं और कई दफा मर जाते हैं। और 1-1 लाख रुपया इनाम होता है जो ऊंट जीतता है ना, उसको लाख लाख रुपया इनाम मिलता है। हालांकि ऊंट ने 1 लाख का क्या करना होता है? नहीं जी, नहीं, मालक को देते हैं। ऊंट को तो दोगे तो वो डिग पेगा कितने बेचारे, वो तो ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੇਰੇ ਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। नाले ऊंट ਨੂੰ ਲੱਖ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। एक सीरियस टॉपिक में झुकते शुरू कर देते हैं, ये बड़ा जुल्म है। हाँ, ये जुल्म है। हालांकि एंकर तो आपको पता है माशाल्लाह मौलाना तारक जमील साहब का सका छोटा शिगिर्द है। तो बता मैं ये रहा था कि ये जो जुल्म है, ये बाकायदा उधर के प्रधान, ये जुल्म बंद होना चाहिए। अब जीजी, ये जुल्म बंद होना चाहिए। जी जी जी, ये मैं वही तो कह रहा हूँ कि उधर के प्रधान इसमें शामिल हो। जी जी, बड़े कैसे बड़े बंद तो उन लोगों ने कराने ना जो तगड़े लोग हैं, वो तो खुद इसमें शामिल होते हैं। जुआ बेतहाशा होता है, असल बात ये, असल जैसे बात। घोड़ों की रेसों के ऊपर लाखों रुपए का जुआ होता है, हाँ जी। उसी तरह इसका जुआ होता है। और ये इसकी टिकट लगती है बकायदा, 500 1000 रुपया टिकट लेते हैं। अच्छा, जो लोग जानवरों की लड़ाई देखने जाते हैं ना, कभी आप इसकी साइकोलॉजी पे गौर करें तो आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये इंसान के अंदर की दरिंदगी है, जिसको सुकून देना चाहता है इंसान, जिसको पैसिफाई करता है अपने उस जज्बे को, इन जानवरों को लड़ता हुआ देख के खुशी महसूस करता है। ये कुत्तों की जो लड़ाई है, कुछ मुल्कों में तो जैसे जापान, रूस, यहाँ पे इसको कानूनी हैसियत हासिल है, वो लड़ाते हैं। अमेरिका के अंदर भी 1861 तक ये कानूनी तौर पे भी लड़ाते थे, अब उन्होंने फिर बाद में बंद कर दिया। ये कुत्तों की लड़ाई का भी यही हाल है। ये अभी तक हमारे मुल्क के अंदर भी बेशुमार जगह ऐसी हैं जहाँ पे कुत्ते लड़ाए जाते हैं। बूली कुत्ते, वो बड़े बड़े जो इतना खतरनाक लड़ते हैं, इतना खतरनाक लड़ते हैं कि वो भी एक दूसरे को मार देते हैं। और उनपे भी बेशुमार तगड़ी तगड़ी शर्तें लगती हैं। ये पाकिस्तान का जो पोठोहार रीजन है ना, इधर तो कुत्तों की लड़ाई बहुत ज्यादा होती है। और आप हैरान होंगे सुन के कि इनकी लड़ाई के अंदर जो जीतने वाले की बोली है, वो 10 से 15 लाख रुपए तक जाती है। और ये जो जीतने वाला कुत्ता होता है, उसके पिल्ले जो हैं, बच्चे उसके, वो लाख लाख रुपए का बिकता है। ये वो कुत्ता है जिसने वो फलाना दंगल जीत लिया। देखो ना जरा, बड़ा जुल्म है। और ये सारे लोग जानते हैं। हर हुक्मरान जो आता है उसको ये पता होता है कि ये जुल्म हमारे मुल्क के अंदर भी हो रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, और कोई मना करने वाला नहीं है, कोई इसको चेक करने वाला नहीं, क्योंकि वहां के वो जो मुकामी वडेरे शडेरे होते हैं ना, जगीरदार टाइप लोग, जिनको मैं प्रधान कह रहा हूँ, वो नहीं किसी को हिलने भी नहीं देते। उनके लिए वो बहुत एक आला इवेंट होता है। वहां पे वो लोगों को खुश करते हैं, उनके साथ अपनी सियासत चमकाते हैं। इसी तरह मुर्गों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई खैर वो तो हजारों साल पुरानी है। हजारों साल से ये इंसान जो है, हजरत इंसान जिसे हम कहते हैं, ये मुर्गे लड़ाता आ रहा है। और मुर्गों की लड़ाई के तो बाकायदा कई मुल्कों में क्लब बने हुए हैं। बाकायदा जैसे इधर क्रिकेट क्लब है, वहां पे मुर्गे क्लब पाए जाते हैं। मुर्गा बेचारा बेजबान होता, अपने मालिक को कह भी नहीं सकता यार मैं नहीं लड़ना चाहता। बेचारे का ना भी लड़न ते दिल कर रहा होवे, ये टाइप आदमी होवे सुलाजू, तो वो कह भी नहीं सकता। अगला कहेगा भाई जेड़े फिर बादाम खाते नहीं मेरे वापस। अरे आपको पता है मुर्गे का व्यवहार नहीं ठीक, उसको किसी दुकानदार ने बादाम देने ही नहीं। हमारे यहाँ पे सिंधी असील मुर्गा जो है ना जी, वो इस काम के लिए बड़ा तगड़ा समझा जाता है, मशहूर है लड़ाई के मसले में। जैसे आप में सब में मशहूर है ना, ये लड़ पैंदा बड़ी जल्दी। इसी तरह मुर्गा बड़ा कौड़ा है, पढ़ावे ना भाभी 2-2 घंटे छड़दा नहीं। अजीजी भाईजान, भावें सिंधी मुर्गा होवे ते भावें लड़ाई वाला मुर्गियां दी पई होते चंगे बड़े दानिशवर दी बेइज्जती हो गई है। वो भी 2 घंटे। चलो टाइम ही घटा लेंदा, तो मैं फड़ लेंदा कान।
इसी तरह बटेरों की लड़ाई, बटेरे लड़ाना भी एक बहुत बड़ा शुगल है और हमारे मुल्क में भी है और भी कई मुल्कों में बटेरे लड़ाए जाते हैं। अच्छा। हमारे मुल्क के अंदर भी कई बटेरे लड़ पड़ते हैं, बल्कि एक बटेरे दे हथी ते मैं सुनिया जुल्फी भी पै गई। नाज़रीन, ये था आज का हस्पताल। आज की छोटी सी बात ये कि मोहब्बत और नौकरी एक ही चीज होती है, बंदा करता भी रहता है, रोता भी रहता है। खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।